हेलो फ्रेंड्स। हमने पहली क्लास में ये समझा था कि सोसाइटी का क्या मतलब है। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सोशल साइंस में जो थीम्स दी गई हैं उनका एक्चुअल में क्या मतलब है और उन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। थीम ए था ज्योग्राफी पे, थीम बी था हमारा हिस्ट्री पे, और जो थीम सी है हमारा वो है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अब कल्चरल हेरिटेज से क्या मतलब है, एक वीडियो देखिएगा IUCN के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे मैं बनाया है, उसे एक बार चेक करिएगा। उसके अलावा हालांकि वो क्लास 7th के बच्चों के फर्स्ट चैप्टर का है, लेकिन फिर भी आपको एक हल्का सा इंसाइट देने का काम करेगा। तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब यही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिफरेंट रूलर्स इंडिया में रहे, उन्होंने अलग अलग जगह पर कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, या किसी तरह के ऑफिस बनाए, या रेलवे स्टेशन बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पर कन्वर्ट हो गए। कल्चरल हेरिटेज क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, कल्चर किसी भी प्रेजेंट सोसाइटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के रह रहे थे तो उन ब्रिटिशर्स का जो रहन सहन था वो एज पर कंपैरिजन टू इंडियंस डिफरेंट रहा होगा। जो आइडियोलॉजी थी, जो माइंडसेट था, जो नॉलेज था, वो सबका सब यहाँ पर डिफरेंट रहा होगा। ठीक है। वो जब आप हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लास बाय क्लास जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसीलिए कल्चरल हेरिटेज की बात किया है, तो जैसा कल्चर रहा होगा वैसा हेरिटेज है। तो वही बात यहाँ पे फिर आती है कि हमने टाइमलाइन की बात की थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर टाइमलाइन में जो हेरिटेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही कहा है नॉलेज ट्रेडिशंस। नॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, वही हमारे कल्चर को एक्यूमुलेट करता है या हमारी कल्चर को बचाए रखने का काम करता है। जैसे बहुत सी बातें आपने अपनी दादी और नानी से सुनी होंगी, वही बात आपकी मम्मी आगे फॉलो करती हैं और वो चीज आपसे होते हुए आगे जाती है। एग्जाम्पल के लिए पुराने समय से पंचतंत्र हो, जातक कथा हो, तेनालीराम हो, या आपका मुल्ला नसरुद्दीन हो, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये एक नॉलेज का सोर्स है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इन कहानियों के पीछे मैसेज छुपे हुए हैं, अलग अलग मैसेज हैं, चाहे वो जातक कथा हो या फिर हितोपदेश की कहानियां हो। इन सारी कहानियों में कुछ ना कुछ मैसेज है, और यही कहानियां एक फॉर्मेट में होते हुए एक नॉलेज का पुंज बनते हुए लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आगे तक आती हैं। तेनालीराम की जब बात होगी तो हमेशा अकबर की बात होगी, अकबर आपके मेडिवल पीरियड में, लेकिन आज भी लोग तेनालीराम की कहानियां पढ़ते हैं। तो वही बात है कि जो हमारा नॉलेज ट्रेडिशंस है उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के चलते हैं, और किस तरह से वर्तमान में जो हमारा नॉलेज है, जो विजडम है, जैसे हम महाकाव्यों की बात करें या हम रामायण, महाभारत, उपनिषद, रामचरितमानस, इन सारी किताबों की बात अगर एक तरफ से करें तो ये जो सारी किताबें हैं उनके होने का या उनका जो इम्पोर्टेंस है, जो उनका रेलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, महावीर हो, कोई भी हो, वो सब नॉलेज ट्रेडिशंस में ही आएगा, और कैसे वो हम तक आया है और हमने अभी उसको प्रिजर्व करके रखा है। अभी भी भारत अतिथि देवो भव या वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो वाक्य हैं इनके साथ आगे बढ़ना या इन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही हमारी इंडिया की कल्चरल रूट्स है। हम संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो वही हमारी इंडिया की जो कल्चरल रूट्स है उसकी बात करता है। इसके अलावा जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है तो इसका सीधा सा मतलब है मैनी इन द वन। इंडिया एक डाइवर्स नेशन है,
इसलिए कि यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि अब अलग अलग जेंडर को भी मान्यता दी जा रही है, उसमें LGBTQ भी शामिल है। पहले केवल मेल और फीमेल था, अब ट्रांसजेंडर को भी बराबर वेटेज मिल रहा है और कहीं कहीं पर प्रॉपर अच्छी पोस्ट में उनको जॉब दिया जाने लगा है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी के लेवल पर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे जेंडर को लेकर के हो, चाहे कास्ट को लेकर के हो। भीमराव अंबेडकर जी का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है अगर वो किसी दूसरी जाति या किसी दूसरे जेंडर या किसी दूसरे रिलीजन में पैदा होता है। तो ऐसे में किसी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम भाषा की ही बात करें तो हम अक्सर देखते हैं हर कुछ किलोमीटर में भारत में भाषा या बोलियां बदल जाती हैं। मुख्यतया बोलियां कहेंगे, भाषा तो नहीं, पर कुछ किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। यहाँ तक कि अवधी, भोजपुरी आपको उत्तर प्रदेश में भी बहुतायत में देखने को मिलेगी। तो ये जो बोली है, ये जो भाषा है, और चाहे उत्तरी भारत राज्य की भाषा हो या दक्षिणी भारत राज्य की भाषा हो, तो ऐसे में जो ये विविधता है, इन सब के होने के बाद भी इंडिया में यूनिटी है। किसी भी तरह का मतभेद या भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। तो वही है कि यहाँ पर हम इंडिया के कल्चरल रूट्स को पढ़ेंगे, साथ ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। जो हमारा थीम डी है उसको हम कहते हैं गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, गवर्नेंस में फैमिली एंड कम्युनिटी को शामिल किया गया है। फैमिली से ही कम्युनिटी बनती है। एक इंडिविजुअल पर्सन से जब कई पर्सन एक ही रक्त समूह या जाति समूह के मिलते हैं और आपस में परिवार का निर्माण करते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो समूह निर्मित होता है उसी से समाज बनता है, और धीरे धीरे समाज से फिर समुदाय बनने लगता है, समुदाय से फिर राष्ट्र बनता है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कई समुदायों को मिला के भी समाज आप कह सकते हैं, या एक समुदाय को भी समाज कह सकते हैं। समाज एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ होने पर उनके आचार विचार व्यवहार पर लागू होता है, उसी को आप सामान्यतया समाज कह सकते हैं। तो फैमिली एंड कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। साथ ही गवर्नेंस की जो बात है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे, पहले लोगों को लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता था। लाल फीताशाही मतलब जब आप किसी सरकारी दफ्तर पे जाते थे तो आपका काम महीनों या सालों तक नहीं होता था, और ऐसी स्थिति में आपको लगातार उस सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने होते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आने की वजह से अधिकारियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उनको तय किया जा रहा है, और ऑनलाइन माध्यम से ऐसे रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं जिनके माध्यम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वो सब कुछ हमारा गवर्नेंस में आएगा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब एक तरह से जनता का शासन, जनता को कोई भी समस्या ना हो और उनकी समस्याएं सीधे हल हो सकें, ये सब गवर्नेंस में आएगा। लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, ये आपका 73 और 74 अमेंडमेंट में आएगा। बेसिकली अभी आपको उतना डीप नहीं जाना है, बस ये समझना है कि जब आप गांव जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे, अगर गांव छोटा है तो वहाँ के लोग इकट्ठा होके आपस में जो बातचीत करते हैं, उसके लिए ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट होगा। जब ग्राम सभा है या ग्राम समिति होगा, आपस में कई ग्राम सभा को मिलाने के बाद एक पंचायत होगा। उस पंचायत भवन में आपस में सारी मीटिंग होती है और सारे फैसले किए जाते हैं। उसमें सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत सचिव होगा, बाकी वहां पर जो जनप्रतिनिधि या लोगों के द्वारा, गांव के ग्रामीण जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा जिसे चुना गया होगा, वो आपका ग्राम प्रधान होगा। तो आपका जो लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है। उसी ग्राम प्रधान के माध्यम से आपको पैसा मिलता होगा, या जो शौचालय, जो टॉयलेट बनाने के लिए जो फंड्स आए हैं, वो इसी में इंक्लूड होते हैं।
तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, गांव में रोड कैसे बनेगी, ये सारी फैसिलिटीज लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरी की जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर भी नगर निगम का कॉन्सेप्ट है, या फिर जब बड़े शहर हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से या फिर जो आपका सीडीओ है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके माध्यम से जो भी सारी अर्बन एरियाज की फैसिलिटीज हैं उनको फुलफिल किया जाता है। साथ ही लोकल गवर्नमेंट से मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी फैसिलिटीज आती हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया जो आपके रोड में लाइट की व्यवस्था करता है, हर जगह देखता है कि अगर कहीं ब्रिजेस है कुछ है तो वहाँ प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं, प्रॉपर कैमरे हैं कि नहीं, प्रॉपर सेफ्टी है कि नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट है तो वो आपकी सुरक्षा का काम कर रहा है। अगर नगर निगम की बात की जाए तो आपकी पानी और प्रॉपर जल की निकासी, आपका जो वाटर है वो आपके प्रॉपर एग्जिट करे आपके घर से और प्रॉपर आपको मिले, वो सब कुछ लोकल गवर्नमेंट में ही आ जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें जो आपकी लाइफ के आसपास हैं, वो चाहे रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, वो सब कुछ आपका गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के अंदर ही आएगा। जो हमारा थीम ई है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस की बात करते हैं। इकोनॉमी से सीधा सा मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि पैसा आप कैसे मैनेज करते हैं, आपके स्कूल की फीस कैसे दी जाती है, उसमें से कितना पैसा है जो आपकी अदर फैसिलिटीज में कटता है, हॉस्टल की फीस कितनी है, आपका मेस का खर्चा कितना है, ड्रेसेस का कितना है, बुक्स का कितना है। तो आस पास आप ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि मुझ पर कितना खर्चा हो रहा है, मुझे बताया जाए। साथ ही आपके पेरेंट्स किस सोर्स ऑफ इनकम से उस पैसे को लेकर आ रहे हैं, वो सारी बात भी यहाँ पर हो सकती है या होती ही है। द वैल्यू ऑफ वर्क, आपके पापा जो भी काम कर रहे हैं या मम्मी जो भी काम कर रही हैं, उस काम का सोसाइटी में इम्पोर्टेंस कितना है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ तो एक टीचर होने की वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ को दे रहा हूँ। तो आपके वर्क का वैल्यू क्या है। अगर कोई व्यक्ति नाली साफ कर रहा है तो उसकी भी इकोनॉमी में उतनी ही बराबर की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके नाली साफ करने की वजह से आपका घर चोक नहीं कर रहा है। नहीं तो आपके टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो जाएंगे और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी डेली प्रैक्टिसेस से भी वंचित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इस इकोनॉमी में वैसे तो हर एक काम का इक्वल वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में हर एक चीज़ की एक हायरार्की बनी है और उस हायरार्की के अकॉर्डिंग काम होता है कि कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है, जुडिशियरी में है, या फिर वो आपका लेजिस्लेचर में है, कहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर कहीं और, या वो एडवोकेट है या वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, वो किस तरह के प्रोफेशन में लगा हुआ है, वो चीज़ें भी इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक उसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में केवल ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, जैसे कि आपके आसपास की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे कि आपके आसपास कैंटीन है, तो जो कैंटीन है वहाँ पर जो भैया हैं आप उनसे कभी बात करिए, वो कहाँ से अपना सामान लेकर के आते हैं, कैसे वो आपको सामान सेल करते हैं, उनको कौन सामान दे करके जाता है, कोई चीज़ वो कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप अपने आसपास के लोगों से कर सकते हैं। जो ट्रॉली वाले भैया आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप अगर बस से जाते होंगे, ट्रॉली से जाते होंगे, अगर आपको पेरेंट्स छोड़ने नहीं जाते तो किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीडियम से आप स्कूल तक जाते होंगे, तो अपने बच्चों अपने जो भी अंकल हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि आप हमें छोड़ने जाते हो तो कितना पैसा लेते हो। और अगर हम 10 बच्चे हैं तो अगर आप 500 रुपीज़ के हिसाब से ले रहे हो एक बच्चे से, और हम 10 बच्चे हैं तो आपको 5000 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप और कितना पैसा अर्न कर रहे हो।
क्या आप और शिफ्ट में आते जाते हो, क्या किसी और दूसरे स्कूल से जुड़े हुए हो, कैसे आप अपने घर के खर्चे को चलाते हो? हमको तो आपने स्कूल तक छोड़ दिया, लेकिन आप अपने बच्चे को कहाँ लेके जाते हो? क्या आपका बच्चा भी स्कूल जाता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं। अभी हालांकि आपकी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिमाग चंचल है तो अपने आसपास आप इस तरह के सवालों को पूछ सकते हैं। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। अपने आसपास अपनी आंखों को खोल के रखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और लोगों से पूछिए कि वो अपनी लाइफ कैसे सरवाइव कर रहे हैं। इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डायनामिक होगा और आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ बढ़ेगी। यहाँ पर एक हिली एरिया की फोटो है, जहाँ पर नीचे एक छोटा सा लेक या पॉन्ड है, बगल में रोड गई है और बगल में एक छोटा सा घर है। तो घर और रोड होने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ से आने जाने का रास्ता जरूर होगा। यहाँ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं। वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से जो हिली एरिया है वहां से होते हुए पानी नीचे तक आता होगा या बारिश का पानी होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हु मेड द रोड एंड व्हाई? जो वहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने रोड को बनाया होगा। उसके बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि जो आपका आने और जाने का रास्ता है वो इजीली वो यूटिलाइज कर पाएं और अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। What could be the activities of people living in the small house? What could be their history, their future? जो लोग उस छोटे से घर में रहते हैं उनकी किस तरह की एक्टिविटीज होगी, वो अपनी डेली लाइफ में क्या करते होंगे, उन्हें उनका जो पास्ट है वो क्या है, वो वहाँ कैसे आए, कब रहने लगे, वो क्यों रहते हैं, या उनका फ्यूचर क्या होगा। इस तरह के सवालों के जवाब आपको देने होंगे और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि जो 21st सेंचुरी है वो ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 21st सेंचुरी में ऐसा क्या है कि हमें जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए चैलेंजिंग टाइम कहा जा रहा है। भाई पहले भी तो रहा ही होगा, पहले भी वॉर होते थे, पहले भी सिचुएशंस नेगेटिव रहती थी, पहले भी ऐसी सिचुएशंस थी जो लोग उसमें नहीं होना चाहते थे, डीएस्केलेट होती थी। तो ऐसे में क्या है कि 21st सेंचुरी को चैलेंजिंग टाइम बताया जा रहा है। उसका रीजन ये है कि एक तरफ हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी रैपिडली ग्रो कर रही है और उसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है उसके बदलने से हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी भी डिवाइस में आप ये क्लास देख रहे हैं तो जितना ये मोबाइल आपकी सेफ्टी का रीज़न है उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम का कारण भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किस स्पेसिफिक सेक्शन में आपको जाना है और किस स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये प्रोग्रेस है ये पॉजिटिव भी है और साथ ही नेगेटिव भी है। ये आपको ग्लोबली कनेक्ट होने का मौका देता है लेकिन ये आपको रीजनली डिस्कनेक्ट कर देता है। कहने का मतलब आप सबसे तो जुड़ सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से, लेकिन जो लोग आपके आसपास हैं आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जाते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। साथ ही दूसरी तरफ हम लोग या पूरे विश्व की बात कर रहा है, हम मल्टीपल वॉर्स को फेस कर रहे हैं। वॉर का सीधा सा मतलब है कि दो पार्टी हैं जो किसी एक बात को लेकर सहमत नहीं हो पा रही हैं और आपस में उनके कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है या लगातार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। साथ ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लड़ा जा रहा जहाँ पे वर्बल लड़ाई नहीं हो रही, एक दूसरे का नुकसान किया जा रहा है, गोली बम बंदूक और बारूद का प्रयोग हो रहा है जिससे दोनों नेशंस को अच्छा खासा नुकसान
इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वो समय है जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी एक ग्रेट स्ट्रेस से गुजर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी भी तरह का एक्सप्लोजन करेंगे तो उसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पे आएगा। भाई एक सॉइल का एक पार्टिकल बनने में शायद सैकड़ों साल का समय लग जाता है और इजीली हम एक्सप्लोजन से उसको पल्यूटेड कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो ग्रेट पॉसिबिलिटीज तो लेकर के आया है, लेकिन उसके अलावा ग्रेट चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में हैं। तो कहने का मतलब 21st सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो इसकी वजह से लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें तो हुई, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव चेंजेस भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये है कि हम जो ह्यूमैनिटी की सॉल्व प्रॉब्लम है या जो ह्यूमैनिटी जिस तरह की प्रॉब्लम हम वर्तमान में फेस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को लेकर के, उसका सल्यूशन क्या है। क्योंकि कहने की बात है धीरे धीरे कलयुग का दौर है, लोगों में मानवता खत्म होती जा रही है। अमानवीयता, क्रूरता और बर्बरता चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपको काटने के लिए कुछ ना कुछ नई तैयारी कर रहा होगा। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि आप ह्यूमैनिटी को कैसे सेव करेंगे, साथ ही आप सोसाइटीज को कैसे ये सिखाएंगे कि अपनी लाइफ को शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, आपसी सौहार्द और प्रेम से, मतलब विथ पीस एंड हार्मनी, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव विथ पीस एंड हार्मनी अक्रॉस द डिफरेंट सोसाइटीज। साथ ही जो हमारा ये खूबसूरत सी पृथ्वी है, जो हमारा ब्यूटीफुल अर्थ है जिसे हम शेयर करते हैं, उसे हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही यहाँ रहने वाली स्पीसीज को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो लंबे समय तक ह्यूमैनिटी के सामने रहती है, साथ ही इन्वायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान होता है। ये जो इश्यूज हैं वो अपने आप में काफ़ी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हैं। इनके आंसर ढूंढ पाना या इनके कंक्लूजन या सल्यूशन निकाल पाना इतना आसान काम नहीं है। तो कहने का मतलब इन सारे आंसर्स को ढूंढना और साथ ही अपने एक बेटर फ्यूचर को बिल्ड करना, यही सोशल साइंस का मेन काम है। तो अगर हम कहें कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारे आसपास कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, जिनकी वजह से नेचर को हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट हो रही है, इन सब का सल्यूशन ढूंढने का काम सोशल साइंस करती है। ठीक इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ये एक साइंस डिसिप्लिन नहीं है और ये साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, लेकिन जहां भी पॉसिबल होता है। बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा और एविडेंस बेस्ड स्टडी से ज़्यादा ये फोकस करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। और जब भी आप ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं तो ह्यूमन अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि इससे जुड़ी हुई हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। ये साइंस की तरह किसी एक फॉर्मूले पर नहीं चल सकता। इस संपूर्ण जगत में, चराचर संसार में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। कोई भी दो पर्सन सेम नहीं है, यहाँ पर हर एक पर्सन डिफरेंट है, कोई भी दो पर्सन यहाँ पर सेम नहीं है। तो ऐसे में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि साइंस के फॉर्मूले के साथ ये सुविधा है, ये आसानी है कि वो हर जगह एक सा ही काम करता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन है तो वो हर जगह सेम होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, हर जगह डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा।
सोशल साइंस के साथ ही कई मतलब सब डिसिप्लिन्स हैं, मतलब इसके कई सब्जेक्ट्स हैं। अगर सोशल साइंस की बात किया जाए, जो कि पहले बताया था, ज्योग्राफी है जिसमें हम अर्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री है जिसमें हम बेसिकली टाइम्स, डेट और जितने भी एंशियंट एस्पेक्ट है उसको पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब है कि किसी भी देश में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फॉर्म है, किस तरह रन करती है गवर्नमेंट, ये सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब है उस एस्पेक्ट को पढ़ना जिसके माध्यम से हमारी इकोनॉमी रन करती है, या जिन सिद्धांतों के बलबूते पूरी इकोनॉमी रन होती है, वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम सोसाइटी का डीप में अध्ययन करते हैं, साथ ही हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी में चेंजेस हैं वो कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, या अलग अलग सोसाइटी में किस तरह के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है जो ह्यूमन स्पीसीज से रिलेटेड हर एक चीज का अध्ययन करती है। आर्कियोलॉजी है, ये जितने भी एंशियंट या जो भी पुरातत्व कहते हैं जिसे हिंदी में, उन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए, पुरानी सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए आर्कियोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब है ये हमारी साइक्स का या मानव के मन के विज्ञान का अध्ययन करने के काम आता है। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। बाकी जो भी सब डिसिप्लिन्स हैं ये हमें सेकेंडरी एज में देखने को मिलेंगे, स्टेज में, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। इसीलिए मिडिल स्टेज में हम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी वो हम इसके आगे सेकेंडरी लेवल में देखेंगे। अभी मिड स्टेज में इन चीज़ों के पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो अभी के लिए, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नई क्लास से हम थीम ए से शुरू करेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। थैंक यू।